सर इसमें cylindrical tank 7 meter in diameter contains water to a depth of 4 meter. Find the total area of the base. डायमीटर इसकी ये है, डेप्थ मतलब हाइट इसकी कितनी है, 4 मीटर। Yes sir. और क्या पूछा गया है? क्या पूछा गया है आयुष? सर इसमें सर टोटल एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है। टोटल यस सरफेस सर। एरिया ऑफ टैंक पूछा गया है। तो मतलब ये हमारा हो गया टैंक। ठीक, ये हमारा टैंक हो गया। टैंक है तो पहली बात तो ये है कि ये हमने सिलेंडर बना दिया। टैंक है तो मतलब ऊपर से खाली होगा। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है पता नहीं है। ऊपर से मतलब क्या खुला हुआ होगा, नीचे से बंद होगा। ठीक है। अगर डायरेक्टली आंसर नहीं आ रहा मेरे ख्याल से तुम लोग को, तुम्हारा डायरेक्टली आंसर नहीं आ रहा होगा फॉर्मूले से, 2πr/h यस टू सर। पाई आर एस नहीं आ रहा होगा ना। तो वो लॉजिक ये बिठाया, एक बार क्वेश्चन पूरा देख लेना। लॉजिक ये बिठाया है कि अगर क्योंकि पानी है, ठीक है, सिलेंड्रिकल टैंक है, पानी रखा हुआ है, तो ये हो गया 4 मीटर। डायमीटर जो है 7 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 7/2 हो गया मीटर में। तो अगर आंसर नहीं आ रहा है तो मतलब दिक्कत ये हो रही है कि 2πr/s तो रखोगे ही कर्व सरफेस एरिया, प्लस ऊपर वाला सर्कल मत रखो, नीचे वाला सर्कल रख दो खाली। नीचे वाला सर्कल रख दो मतलब πr²। अगर टैंक है तो नीचे से तो बंद होना बहुत ज़रूरी, नहीं तो पानी बह जाएगा भाई। ऊपर से नहीं बह रहा है, ये लॉजिक है इस क्वेश्चन का। तुम्हारा सिंपली आंसर नहीं आ रहा है इसलिए। ठीक है। अब आते हैं भाई, क्या करा ओके रहे सर। थे? क्या करा रहे थे? प्रोबेबिलिटी करा रहे थे। सर हाँ बताओ। सर वो श्रेष्ठ ने सर आपको एक चीज भेजी होगी सर वाले। श्रेष्ठ ने क्या? वो कल से हम हो गया था तो श्रेष्ठ सर ने क्वेश्चन भिजवाया था सर आपको। सर देखा सर। श्रेष्ठ ने हमें क्वेश्चन भेजा था। तुम्हारी आवाज़ तो थोड़ी सी कट कट के आ रही है। अच्छा रुको, पहले हम बता देते हैं भाई, वैसे भी काफ़ी लेट हो गया काफ़ी। ठीक है, हम पहले चैप्टर पढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर हम तुम्हारी बात सुनते हैं। ठीक है। तो हम पढ़ा रहे थे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पे आते हैं। एक सेकंड रुकना ज़रा। तो प्रोबेबिलिटी में कहाँ गई? प्रोबेबिलिटी है ये। तो प्रोबेबिलिटी में कितने क्वेश्चन हो गए थे, याद है किसी को कुछ? कितना हुआ था कल? सर 20 वाला करवाया था। 20 वाला कराया था, लीव भी पेयर सब हो गया था। 20 वाले पे आए थे। हाँ 20 वाला का है। हाँ 2021 तो वो था लीप ईयर वाला था, वो तो हो गया था ना। वो समझ में आया कि नहीं आया लीप ईयर वाला? फिर समझा देनी तो। समझ में आ गया, चलो वेरी गुड भाई। तो 21 भी हो गया था। अब एक नो क्वेश्चन सर। नहीं समझ में आया था। नहीं नो समझ में आया सर। तो बता देते हैं भाई फिर से। एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन इसी से बता देते हैं। दूसरा चलो दूसरा भी ले आते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन था, दूसरा हमारा ये वाला क्वेश्चन था, ये। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 कराते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है कि जनवरी में 5 मंडे आने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं। ठीक है, इससे लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस पता लगाना है लीप ईयर में जनवरी में कितने दिन होते हैं। तो लीप ईयर में जनवरी में 31 दिन होते हैं, और नॉन लीप ईयर में भी जनवरी में 31 दिन ही होते हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक 31 डेज हैं, एक
महीने में 31 डेज है तो उसको हफ्ते वाइज हम डिवाइड कर लें। ठीक है, हफ्ते वाइज डिवाइड करेंगे तो ये 1 से लेके 7 तक पहला हफ्ता हो जाएगा, 8 से लेके 14 तक दूसरा हफ्ता हो जाएगा, 15 से लेके 21 तक तीसरा हफ्ता हो जाएगा, और 22 से लेके 28 तक चौथा हफ्ता हो जाएगा। अभी भी कुछ दिन बचे हैं। ठीक है, 31 का महीना होता है, 28 दिन लिख दिए हैं, तो ये 29, 30 और ये 31, 3 दिन एक्स्ट्रा बचे। ठीक है, तो उस दिन हमने तुम्हें बताया था कि देखो, पहली वीक, दूसरी वीक, तीसरी वीक, चौथी वीक, ठीक है, 4 वीक तो कंप्लीट आ रही हैं। तो चाहे तुम संडे पूछ ले हमसे, चाहे मंडे पूछ ले, सारे, अगर संडे की बात करें, 4 तो संडे गारंटीड आएंगे ही आएंगे। ठीक है, 4 तो संडे गारंटीड आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि 5 संडे आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, या वेडनेसडे की बात हो रही है तो वेडनेसडे की हम बात कर लेते हैं। 4 हफ्ते पूरे पूरे हमारे महीने में हैं, तो एक वेडनेसडे इसमें आ गया, दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में और चौथे हफ्ते में 4 तो आ गए। ठीक है, तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? या तो वेडनेसडे ये हो, 29 तारीख को वेडनेसडे पड़ जाए, तब इस हफ्ते में जनवरी में 5 दिन हो जाएंगे, या फिर 30 तारीख को वेडनेसडे पड़ जाए, या फिर 31 तारीख को वेडनेसडे पड़ जाए। ये 3 पॉसिबिलिटी हैं। ठीक है, जहाँ पे अगर वेडनेसडे पड़ेगा 29, 30 और 31 को, तो हमारा क्या बोलते हैं, टोटल वेडनेसडे 5 महीने में पड़ जाएंगे। ये बात समझ में आती है? फिर से समझाएं इसको। महीना लिया हमने, महीने में जितने दिन थे उनको हफ्ते वाइज डिवाइड कर दिया। ठीक है, हफ्ते वाइज डिवाइड करके पता चला कि 4 तो, चाहे तुम जो दिन ले लो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 4 तो आएंगे आएंगे, 4 तो हफ्ते कंप्लीट है। तो पांचवा वेडनेसडे आने की जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, जो पॉसिबिलिटी है वो जो है वो रेस्ट करती है इन तीनों दिनों के शोल्डर पे। अगर 29 तारीख को वेडनेसडे पड़ा तो क्या बोलते हैं, 5 वेडनेसडे हो जाएंगे। 30 को पड़ा या 31 को पड़ा तो भी 5 वेडनेसडे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको अब चाहे ऐसे सर देखो। हाँ बेटा। सर, आपकी वॉइस बहुत कम। मेरी वॉइस बहुत कम आ रही है? यही तो यार पहले पूछ रहा था। अब हम वॉइस बढ़ाएंगे तो नॉइज बढ़ेगी। अब देखो, आ रही है? नो सर, सही है, आ रही है सर, आ रही है, झूठ बोल। चलो भाई, ठीक है। ठीक है, चलो 4 वीक हैं, 4 वीक में हो गया था भाई, 4 वेडनेसडे तो आ ही जाएंगे। 5वां वीक जो है, 5वां वेडनेसडे इन तीनों के शोल्डर पे बैठा हुआ है। ठीक है, अब चाहे इन तीनों के शोल्डर पे बैठा हुआ बोलो, चाहे यहाँ पे पहली वीक में, डिपेंड वही होगा ना। अगर पहली तारीख को वेडनेसडे पड़ गया, ठीक है, तो 8 को, अगले हफ्ते का पहला दिन, सारे हफ्ते का पहला दिन जो होगा वेडनेसडे हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम तुमसे बोले, तुम ऐसे सोचो इस क्वेश्चन को कि हम तुमसे बोल रहे हैं कि एक कैलेंडर तुम हमारे लिए डिज़ाइन करो। ठीक है, एक कैलेंडर तुम हमारे लिए डिज़ाइन करो। ठीक है, कैसा कैलेंडर हो? जनवरी का कैलेंडर हो, तो जनवरी के कैलेंडर में हम लिख देते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, हमने तुमसे कहा एक कैलेंडर डिज़ाइन करो कि उसमें 5 वेडनेसडे आए। तो या तो तुम पहली तारीख को वेडनेसडे कर लो, तो एक हफ्ता पूरा होगा, 8वीं तारीख को दूसरा वेडनेसडे आएगा, 7 दिन पूरे होंगे, इसमें 7 और प्लस होगा तो 14, किसमें 15 तारीख को वेडनेसडे आएगा। ठीक है, उसके बाद 22 तारीख को वेडनेसडे आएगा, उसके बाद 29 तारीख को वेडनेसडे आएगा। 5 वेडनेसडे हो गए ना? ठीक है, अब और किस किस तरह से तुम महीना डिज़ाइन कर सकते हो? हम एक काम करते हैं, हम इस पूरे को लेते हैं और इसको हम इस तरफ बढ़ा देते हैं। अगर अगर पहला दिन तुमने ट्यूसडे से स्टार्ट किया, पहला दिन अगर तुमने ट्यूसडे से स्टार्ट किया तो यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ पे 9 लिखोगे, यहाँ पे 16 लिखोगे, यहाँ पे 23 लिखोगे और यहाँ पे 30 लिखोगे। ठीक है, ये भी काम कर रहा है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं, अगर हम इन दोनों को ही आगे बढ़ा दें, इन दोनों को उठा के यहाँ रख दें, मंडे और ट्यूसडे, मतलब हमने महीना स्टार्ट कर दिया मंडे से। अगर हम मंडे से महीना स्टार्ट कर रहे हैं तो वेडनेसडे 3 पड़ेगा, वेडनेसडे 10 तारीख को भी पड़ेगा, 17 तारीख को भी पड़ेगा, 24 तारीख को भी पड़ेगा, 31 को भी पड़ेगा। लेकिन अगर इसके आगे हमने महीना बढ़ाया, ठीक है, इसके आगे महीना बढ़ाने का मतलब हो गया कि हम ये ऐसे थोड़ा कर दें। 29 न्यूट क्या है, रुको एक मिनट, इसको हम मिटा देते हैं।
और इसको हम ठीक है, महीना ऐसे स्टार्ट करने का मतलब है, ऐसे स्टार्ट करने का मतलब कोई दिक्कत नहीं। ये जो नंबर है सारे ये हमारे बैक में चले जाएंगे, ये नंबर जो है हमारे, ये नंबर हमारे सैटरडे बन जाएंगे, संडे बन जाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसे महीना डिज़ाइन करोगे तो ये 4 तारीख वेडनेसडे, दूसरा वेडनेसडे 11, ये 18, ठीक है, ये हो गया 25, और अगला वेडनेसडे पड़ना चाहिए 32 को, लेकिन 32 तो ना दिन आता है किसी में ना, ठीक है। तो अगर हम तुमसे पूछें कि तुम अगर कैलेंडर डिजाइन कर रहे हो और हम तुमसे बोले कि वेडनेसडे 5 पढ़ने चाहिए, तो तुम किस किस जगह पहली तारीख कहाँ कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो? या तो तुम मंडे से स्टार्ट कर सकते हो, ट्यूसडे से, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। 7 पॉसिबिलिटी हैं जहाँ से तुम अपना कैलेंडर स्टार्ट कर सकते हो। 1 तारीख कहाँ रखोगे? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे किसी भी हफ्ते में रख सकते हो। इनमें से किस किस पे रखने में हमें 5 दिन मिल रहे हैं, इसमें से किस किस में रखने में 5 दिन मिल रहे हैं, तो वो है भाई 3 पॉसिबिलिटी। हमने अभी भी देखा, मंडे को पहली तारीख हो तब भी 5 वेडनेसडे मिलते हैं, ट्यूसडे को पहली तारीख हो तब भी 5 वेडनेसडे मिलते हैं, वेडनेसडे को पहली तारीख हो तब भी 5 वेडनेसडे मिलते हैं, इसलिए इसकी प्रॉबिलिटी 3/5 है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, और ये वन टाइम कॉन्सेप्ट है, अगर तुम्हें समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत हम एक ट्रिक बता देंगे, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आगे भविष्य में। यहाँ तो हो जाएंगे, यहाँ तो एक ही टाइप का है। तो हम ट्रिक बता दे रहे हैं। ट्रिक क्या है भाई? ऐसा लीप ईयर और नॉन लीप ईयर वाले मंथ में 5 बैठने से पढ़ने वाले जो भी क्वेश्चन आए, उसमें अपॉन में तो 7 होता है ऑब्वियसली, ठीक है। ऊपर क्या लिखोगे? ऊपर जितने दिन बच रहे हैं, ये 3 दिन बच रहे हैं, तो 3 लिख दिया, ठीक है। इस ट्रिक के साथ हम दूसरा क्वेश्चन करके दिखाते हैं, ये वाला देखो, कंट्रोल कॉपी कर लेते हैं उसको, ठीक है। अगर हम तीसरा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं, दूसरा वाला, इसमें बताओ लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है वेडनेसडे में, सॉरी फरवरी में कितने दिन होते हैं। फरवरी में यहाँ पे 29 डे होते हैं, और फरवरी में यहाँ पे 28 दिन होते हैं। इनफैक्ट लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में फरवरी ही है जो चेंज होता है, बाकी सारे मंथ एज इट इज चलते हैं, बस फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है जब लीप ईयर होता है तो, ठीक है। तो सिंपली अगर हम लीप ईयर वाला क्वेश्चन सॉल्व करें, तो 1 से लेके 7 तक पहला हफ्ता, 8 से लेके 14 तक दूसरा हफ्ता, 15 से लेके 21 तक तीसरा हफ्ता, और 22 से लेके 28 तक चौथा हफ्ता, ठीक है। 22 से लेके 28 तक चौथा हफ्ता, एक दिन बच गया। तो अगर हम तुमसे पूछें कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी लीप ईयर में, 5 वेडनेसडे आने की, तो टोटल पॉसिबिलिटी है 7, दिन कितने बच रहे हैं? एक, हो गया सॉल्व, ठीक है। इतना भी नहीं करना है, इससे भी आसान चाहिए, तो तुम बस देख लो दिन कितने हैं, उनको 60 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आए, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा? 28 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ये ऊपर लिख दो। इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस रिमाइंडर निकाल लो, काम हो गया। ट्रिक बहुत सारी है, समझने का तरीका एक, क्वेश्चन जो लॉजिक लग रहा था वो एक। अब कोई तुम्हें इस ट्रिक से बता देगा, कोई तुम्हें इस ट्रिक से बता देगा, ठीक है। तो ये सारी ट्रिक हैं, पहले समझ जाओगे तो ट्रिक तो सारी आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। समझ नहीं बात? ऐसा में करना है क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं भाई। एक क्वेश्चन ये वाला भी है, सिंपल सा भाई। ये an integer is chosen between 0 to 100, what is the probability that it is uh, divisible by 7, ठीक है। 0 से 100 के बीच में अगर एक इंटीजर चूज किया गया है, तो 7 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, ये बताओ पहले तो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि 0 से लेके 100 के बीच में कितने नंबर होते हैं, ठीक है। पहले तो ये बताओ हाउ मैनी नंबर, काउंट करके बताओ, मतलब एक्चुअल में काउंट नहीं करना, मैथमेटिक्स लगा के बताओ कि 1 से लेके 100 में कितने नंबर के बीच में, बिटवीन लिखा है, बिटवीन का मतलब देख लेना, तो बिटवीन में कितने नंबर होते हैं भाई? 99। वेरी गुड, 99 नंबर होते हैं,
ठीक है, कैसे पता? कभी भी अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो तुम ऐसे भी देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब नहीं गिनने, खाली यहाँ तक देख लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिन होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कितने दिन होंगे? 99 होंगे, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, बिटवीन कहा है तो जीरो नहीं गिनेंगे, ये याद रखना। ठीक है, अब क्या है? अच्छा, इंटीजर था वैसे तो, इंटीजर की वजह से हुआ ये। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट डिविजिबल बाय 7? 7 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई? 7 से डिविजिबल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 7 की टेबल लिख दो जब तक 100 ना आए। ठीक है, उसके बाद वो नंबर गिन लो, सिंपल सी बात। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, या फिर तुम चाहो तो एपी बना के कर सकते हो, अगर किसी को याद हो तो। ठीक है, एपी का मतलब हो गया, एक पहला टर्म 7 आएगा, दूसरा टर्म 14 आएगा, दूसरा तीसरा टर्म 21 होगा, इसके बाद डॉट 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 कर लो, आखिरी टर्म निकाल लो कौन सा आएगा। तो आखिरी टर्म क्या आएगा बताओ? 100 से डिवाइड करके देख। 98। 94 आएगा। चलो हमने मान ली, 98। तुम्हारी बात तुम्हें पता नहीं है। रिमाइंडर का तरीका हमने बताया था, वैसे याद होगा तुम लोग को, नहीं याद है तो भाई याद कर लेना, बताया था उस टाइम पे। जो रिमाइंडर आएगा उसका कुछ करते हैं, माइनस कर देते हैं, प्लस कर देते हैं ना। तो उसके हिसाब से भाई ये एपी बन गई। अब ये सवाल बस बन गया कि इस एपी में कितने नंबर है वो निकालना है। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम है, तुम गिन भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें जल्दी करना है तो तुम्हें इसको एपी बनानी पड़ेगी। एपी में बेसिकली ए एन का फॉर्मूला लगा दोगे तुम, या एल का फॉर्मूला जो लिया था हमने, ए एल इजक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन डी होता है। लास्ट टर्म जो है वो 94 है, फर्स्ट टर्म जो है वो 7 है, प्लस एम माइनस वन, डी की वैल्यू जो है 7 है। तो बेसिकली अगर तुम इसमें से एम निकालोगे तो पता चल जाएगा इनके बीच में, 0 से लेके 100 के बीच में 7 से डिविजिबल कितने नंबर हैं। पहला पार्ट अगर तुम्हारा आ जाएगा, एम की वैल्यू आ जाएगी, तो ऊपर एम रखना, नीचे 99 रखना। टोटल 99 नंबर हैं, उसमें से एम डिविजिबल है। सेकेंड वाले में ऐसे नंबर निकालने हैं जो कि 7 से डिविजिबल नहीं है। तो उस केस में हमने पढ़ा था कि एक प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है उसको प्लस कर दिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट के साथ, तुम्हें आंसर हमेशा 1 मिलता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है वो ये दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट हमें निकालनी है। देख लो, नॉट डिविजिबल बाय 7 निकालना है, मतलब हमें सॉल्व करने ना बैठ जाना, बस तुम इतना प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इससे इस फॉर्मूले से सॉल्व करना। ये नहीं कि कितने नहीं डिविजिबल उनको काउंट कर रहे हो बैठ के, ठीक है, वो मत करना। तो पी नॉट डिविजिबल बाय 7 वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 माइनस करके आ जाएगी इससे, एम की वैल्यू जब निकल जाएगी तभी फॉर्मूला आंसर आएगा इसका। एम की वैल्यू निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। सर ऊपर वाला क्वेश्चन कैसे किया आपने? ऊपर वाला ए क्वेश्चन कौन? लगा के, ये वाला नंबर डिविजल बाय 7 नंबर डिविजिबल बाय 7 वाला। देखो, हमने सबसे पहले तो लिख लिया, दो तरीके हैं तुम्हारे पास। ठीक है, एक है जो भाई ज़्यादा समय वाला तरीका है, 0 से लेके 7 के बीच में कौन कौन से नंबर जो है वो, सॉरी, 0 से लेके 100 के बीच में कौन कौन से नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल है। पहला नंबर 7 डिविजिबल है, दूसरा 14, तीसरा 21 और चौथा 94, सॉरी आखिरी 94। ठीक है, ये यही सारे तो नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। हमें निकालना है कितने नंबर हैं एक्चुअली, हमें काउंट ऑफ नंबर निकालना है कितने नंबर डिविजिबल बाय 7 है। तो हमने ट्रिक लगा ली, हमने एपी वाली। ठीक है, अगर एक तरह से इसको देखो, इस पूरे को, तो दिख तो ये एपी रही है ना। पहला टर्म 7 है, दूसरा टर्म जो है 14 है, तीसरा टर्म 21, और 7 का डिफरेंस आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो बस वही हमने फॉर्मूला लगा दिया, एल इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन डी वाला। एल की जगह लास्ट टर्म रखते हैं तो ये रख दिया 94 आखिरी टर्म, ए की जगह 7 और एम माइनस वन, एम की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू जो है, कॉमन डिफरेंस क्या है, कहीं से भी निकाल सकती हो, 7 है। ऐसे किया हमने। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं अब। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 29 कर रहे हैं।
टिकट नंबर 3579 से लेके 29 तक आर प्लेस इन अ बॉक्स एंड मिक्स थॉरोली। अगर ऐसे लिखा गया है तो बिल्कुल एपी कुछ ना कुछ पैटर्न तो बन रहा है, यहाँ पे एपी बन रहा है। देखो दो दो का डिफरेंस है, ठीक है। तो मतलब 3 से पहले 3, फिर 5, फिर 7, 9 और यहाँ से लेके 29 तक करना। तो पहले तो नंबर ऑफ, ये सैम्पल स्पेस है अगर, तो पहले तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस निकालना पड़ेगा, कितने टोटल नंबर हैं इसमें। नंबर ऐसे काउंट करके निकालोगे फिर वही बात पड़ेगी भाई, आफत आएगी कहीं बहुत ज़्यादा। इसलिए हम क्या करेंगे भाई, इसमें भी एपी लगा देंगे। एपी लगाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, ये एपी लिखी हुई है जिसमें L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, या M बोलते हैं उसको। L मतलब होता है लास्ट टर्म। ये वाला फॉर्मूला नहीं याद आ रहा तो ये दोनों फॉर्मूले सेम ही होते हैं, ये वाला फॉर्मूला याद कर लो। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये याद होगा शायद, ठीक है। इसमें ए एन क्या हो गया, लास्ट टर्म हो गया 29। इसमें ए क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया 3, प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू तो निकालनी है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है सब में, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ से आया 29/3/2 विच गिव्स अस n माइनस वन। इसको सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ टर्म आ जाएंगे हमारे पास। जब टोटल नंबर ऑफ टर्म आ जाएंगे तब हमारा काम जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो क्या करना है भाई, प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर आने की। अब देखो पहला जो क्वेश्चन है प्राइम नंबर आने की, उसको तुम किसी पैटर्न से नहीं कर सकते हो, किसी फॉर्मूले से नहीं कर सकते हो। तुम्हें सारे प्राइम नंबर लिखने पड़ेंगे 3 से लेके 29 के बीच में। उसके बाद उन प्राइम नंबर को काउंट करके सॉल्व करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। प्राइम नंबर का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, जो कि हमें करेक्ट वैल्यू दे सके, ठीक है। इनफैक्ट प्राइम नंबर का जो फॉर्मूला है, ऐसा कोई फॉर्मूला जो उसकी करेक्ट वैल्यू सारे प्राइम नंबर बता सके, उसमें बहुत बड़ा डिबेट भी चलता है, अभी भी चलता है, ठीक है, मैथमेटिक्स में। तो हमारे पास तो नहीं है कोई फॉर्मूला, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन के हैं लेकिन वो काम नहीं करेंगे। तो हमें लिखना पड़ेगा 3, 5, 7 होता है, 7 दिया है क्या, 7 भी दिया है। 7 के बाद कौन सा होता है भाई, 11 होता है। 11 के बाद 13 हो जाएगा। 13 के बाद 14, 15, 16 भी नहीं, 17 हो जाएगा। 18 भी नहीं, 19 नहीं, 19 हो 19 जाएगा। हाँ 20, 21 नहीं, 22, 23 हो जाए। हाँ बेटा 23 हो जाएगा। 23 के बाद 24, 25, 26 भी नहीं, 27 भी नहीं, 28 भी नहीं, 29 हो जाएगा, ठीक है। पहले तो हमने देखो ज़्यादा कंफ्यूज होने से बजाय हमने पहले तो नंबर लिख लिए। अब हम चेक कर लेते हैं ये सारे नंबर आ भी रहे होंगे कि नहीं इसमें। तो 2 का डिफरेंस है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। ये 7 के बाद 9 होगा, 9 के बाद 11 होगा, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। और 7 के बाद 19 भी आएगा, 19 के बाद आएगा 21, 21 के बाद 23, ये भी आ रहा है, और 29 भी आ रहा है। मतलब सारे के सारे नंबर ही इस सीरीज़ में आ रहे हैं, ऑड नंबर जो है सारे के सारे नंबर आ रहे हैं। तो उनको काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 अपॉन टोटल नंबर कितने भाई निकाले होंगे वो लिख लेना यहाँ पे। कितने ए मान लेते हैं निकाले तुमने, ठीक है, सॉल्व कर लेना तो पता चल जाएगा जितने भी हैं। तो 9 जो है प्राइम नंबर है, टोटल नंबर जो है अभी यहाँ पे सॉल्व करोगे तब पता चलेगा, उससे तुम डिवाइड कर लें तो प्रॉबिलिटी आ जाएगी। नंबर लेस देन 16, ठीक है, 16 से छोटे नंबर, चाहो तो उसको भी काउंट कर लेना, चाहो तो एपी के मदद से कर लेना, जो तुम्हारा मन करे। नंबर डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल नंबर, ये भी टेबल आ जाएगी, ये भी काउंट ही कर लेना, कम ही नंबर है, ठीक है। तो ऐसे हम तीनों क्वेश्चन करेंगे भाई। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, पहला पार्ट इंपॉर्टेंट था। प्राइम नंबर में हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते एज सच, बाकी सब में लग सकता है। अब एक क्वेश्चन कराते हैं हम तुम्हें, एक जैसे ये वाला क्वेश्चन है। ये वाला है, अ बैग कंटेन 15 balls of which some are white and some are red। एक बैग में 15 बॉल हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो हो गए 15, ठीक है। इनमें से कुछ वाइट हैं, मतलब बैग में जो बॉलें हैं कुछ वाइट हैं, पता नहीं कितनी वाइट हैं, और कुछ रेड हैं, ठीक है।
तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं ये जो हम लिख रहे हैं n और ब्रैकेट में w, उसका मतलब है इसको हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ वाइट बॉल, ठीक है। जिसको नहीं अभी तक समझ में आया वो उसके लिए बता रहे हैं। n ये लिखा है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ वाइट बॉल, n r लिखा हुआ है तो इसका मतलब नंबर ऑफ रेड बॉल, n s लिखा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है, n का मतलब सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ वाइट बॉल को हम लेट कर लेते हैं x, पता तो है नहीं कितनी, तो हमने x मान लिया। अगर टोटल 15 बॉलें थी बैग में, उनमें से x वाइट बॉलें हैं, तो रेड बॉलें कितनी हो जाएंगी, 15 टोटल में से x बॉलें हटा दो तो रेड बॉलें मिल जाएंगी, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो आगे काम आसान है। हमने लेट कर लिया वाइट बॉल जो है x हैं, तो हमें पता चल गया कि रेड बॉल जो होंगी वो टोटल जो बॉलें थी 15 बॉलें थी उनमें से x हटा के ही होंगी, ठीक, क्योंकि 2 ही बॉलें हैं बैग में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल, अब कुछ लिखा हुआ देखो, कोई इक्वेशन बनी हुई है, रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी इज ट्वाइस दैट ऑफ वाइट बॉल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल जो है इज ट्वाइस ऑफ वाइट बॉल, ठीक है। हमने तो बताया था इसका मतलब इक्वल टू होता है, इसको अगर पढ़ोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, सॉरी हाँ, वाइट बॉल जो है वो 2 टाइम्स इसका मतलब इक्वल टू, और इस तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ठीक है। अगर स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आता है तो वैसे भी कर सकते हो, नहीं आता तो इस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड बॉल इतनी है, 15 में x रेड बॉल है, टोटल बॉलें कितनी है, टोटल बॉलें 15 हैं, इज इक्वल टू 2 इंटू वाइट बॉलें कितनी है, वाइट बॉलें देखो x हैं, टोटल बॉलें कितनी है, टोटल बॉलें 15 हैं। अब इस इक्वेशन को अगर तुम सॉल्व करोगे, देखो x सॉरी 15 15 गायब हो जाएगा, x को सॉल्व करोगे तो ये जो है 15 इज इक्वल टू 2x और ये माइनस होके प्लस x हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू 5 आ जाएगी भाई, ठीक है। ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखो एक कार्ड का क्वेश्चन है भाई, कार्ड का क्या क्वेश्चन है भाई, ये है भाई कार्ड का क्वेश्चन, ठीक है। तो कार्ड के लिए हम पहले एक बार फिर रिवाइज करा देते हैं। 52 कार्ड होते हैं टोटल, उनमें से आधे ब्लैक होते हैं और आधे रेड होते हैं, मतलब कि 26 ब्लैक हो जाएंगे, 26 रेड हो जाएंगे। उसके बाद इनमें ब्लैक में 2 हाउस होते हैं, ठीक है। हाउस का नाम इतना ज़रूरी नहीं है, शायद स्पेड एक क्लब होता है, ना नाम याद रखने की ज़रूरत है ना कैसा दिखता है वो याद रखने की ज़रूरत है, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि 13 13 होते हैं, ठीक है। और इसमें हार्ट होता है और डायमंड होता है, फिर वही मतलब इतना याद रख लेना कि हार्ट और डायमंड रेड होते हैं और ये क्लब और स्पेड जो होते हैं वो होते हैं ब्लू होते हैं, सॉरी ब्लैक होते हैं। बाकी बाय हार्ट इसको रिवाइज नहीं करने की ज़रूरत, याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गए 13 13 कार्ड जो सब में होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं भाई, एक होता है एस, किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है, फिर 10 से स्टार्ट होते हैं, 10 से लेके 2 तक पूरे होते हैं। इनको नंबर कार्ड बोलते हैं, इनको फेस कार्ड बोलते हैं क्योंकि इन पे फेस बना होता है, फेस कार्ड बोलते हैं, या कोड कार्ड भी उन्होंने बोला था बोलते हैं, या फिर इसको पिक्चर कार्ड भी बोलते हैं, 3 नाम होते हैं इसके, ठीक है। और इन सबको मिला के, किनको मिला के, एस हो गया, किंग हो गया, क्वीन हो गया, जैक हो गया, इन चारों को मिला के जो बनता है उसको बोलते हैं कार्ड ऑफ ऑनर। इनको जोड़ के हम कह सकते हैं कार्ड ऑफ ऑनर, ठीक है। कार्ड ऑफ ऑनर हो गया। तो अब अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करने पे आए तो सबसे पहले तो भाई 2 स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। 2 ऑफ स्पेड, 2 ऑफ स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, स्पेड क्या है, एक हाउस, स्पेड में 2 के पत्ते कितने होंगे, 2 नंबर वाले, एक ही होगा, तो मतलब एक पत्ता है और टोटल पत्ते 52 हैं, ये आ गई हमारी स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी। जैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, जैक आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, देखो एक जैक यहाँ पे, एक जैक इसमें होगा, एक जैक दूसरे हाउस में होगा, एक जैक तीसरे हाउस में होगा और एक जैक चौथे हाउस में होगा, तो कुल मिला के 4 जैक हैं, सारे हाउसों में 4 जैक होंगे, तो मतलब 4 और टोटल कार्ड है 52, जैक का भी हो गया। किंग ऑफ रेड कलर,
लाल कलर का किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? रेड कलर ये है, रेड कलर में एक किंग इसके पास होगा 2 by और 26. हाँ एक किंग इसके पास होगा, मतलब ये हो जाएगा 2/52। ठीक, और ये हो जाएगा अ कार्ड ऑफ 26. 56 नहीं बेटा 52। नहीं सर 26 होगा ना. 26 क्यों होगा? किंग ऑफ रेड कलर कार्ड निकालना किससे है? 52 कार्ड में से चुनना है ना, आधे रेड अच्छा कलर के अच्छा कार्ड से अच्छा. थोड़ा चुनना है। किससे चुनना है वो नीचे लिखना होता है, ठीक है। अगर ऐसा लिखा होता है रेड कलर के कार्ड है हमारे पास खाली, पूरा पत्ता नहीं है, तो हम कहते 26 है। ये क्या है? कार्ड ऑफ डायमंड। कार्ड ऑफ डायमंड, डायमंड का कार्ड मतलब डायमंड का कोई भी कार्ड हो सकता है। तो ये डायमंड है और डायमंड के पास 13 कार्ड है, मतलब 13 में से कोई भी कार्ड हो और टोटल कार्ड हमें टोटल कार्ड जो है वो 52 है। किंग और क्वीन होने की, या तो किंग हो या तो किंग बीच में और लगा, इसका मीनिंग मैंने समझाया था तुम्हें, या तो किंग हो या तो क्वीन हो, मतलब दोनों को ही प्लस कर देंगे, ठीक है। किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई? एक किंग इसके पास है, दूसरा इसके पास होगा, तीसरा इसके पास, चौथा इसके पास, तो बेसिकली 4 किंग हैं, ठीक है। तो इसको अलग अलग भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो। किंग आने की प्रोबेबिलिटी 4 किंग है और 52 जो है कार्ड है, उसमें प्लस करना पड़ेगा। और का मतलब होता है प्लस, ठीक है। और का मतलब होता है प्लस, एंड का मतलब बाद में बताएंगे, एंड का ऐसा कोई मतलब नहीं होता, वैसे आएगा बिल्कुल क्वेश्चन। तो क्वीन कितनी हो जाएंगी भाई? क्वीन भी 4 हो जाएंगी, ठीक है। तो 4 जो है क्वीन हो जाएंगे। अब इसको चाहे अलग अलग ऐसे कर लो, चाहे तुम कह लो 4 किंग है 4 क्वीन है, दोनों को प्लस कर दिया तो 8/52 बेसिकली आखिरी में आंसर आएगा सॉल्व करके। अ नॉन फेस कार्ड, ऐसा कार्ड जिसमें फेस नहीं बना हो, ठीक है। देखो हर ग्रुप में 13 कार्ड होते हैं, हर ग्रुप में 13 कार्ड होते हैं, उनमें से 4 में सॉरी उनमें से 3 में फेस बना होता है जिनको फेस कार्ड बोलते हैं। तो 13 - 3 मतलब एक ग्रुप में 10 कार्ड हो गए, स्पेड में 10 कार्ड हो गए, क्लब में, हार्ट में और डायमंड में भी 10 कार्ड हो गए। तो मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, टोटल हम बात कर रहे हैं 40 कार्ड्स की, ठीक है। ऐसे कार्ड जिसमें फेस नहीं बना होता है वो कार्ड हो गए हमारे पास 40, ठीक है। 10 एक हाउस में है तो 4 हाउस हैं ऐसे ही, तो 4 × 10 हो जाएगा 40, हो जाएगा 40/52। अब ब्लैक फेस कार्ड, काले कलर का फेस कार्ड, ब्लैक ब्लैक में 2 हाउसेस होते हैं और एक हाउस में फेस कार्ड जो है वो 3 होते हैं। एक हाउस में 3 फेस कार्ड हैं तो 2 हाउस में हो गए 6, ठीक है। 3 × 2 तो 6/52 हो गया। एक काला कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 26 होते हैं काले कार्ड, जो ब्लैक कार्ड होते हैं वो 26 होते हैं और टोटल आ सकते हैं 52। और नॉन एस कार्ड, ऐसा कार्ड जो इक्का ना हो। अब फिर भी इसमें भी वही करते हैं, टोटल 13 कार्ड होते हैं, उनमें से एक कार्ड जो होता है उसको हम इक्का बोलते हैं एक ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो मतलब एक ग्रुप में 12 कार्ड हैं और ऐसे ही 4 ग्रुप हैं, तो 12 × 4 ये हो जाएगा हमारे पास 48/52, ठीक है। नॉन फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, काले कलर का नॉन फेस कार्ड। अब मेरे ख्याल से पूरा बताने की ज़रूरत है नहीं, आई थिंक तुम कर लोगे। फिर नॉन फेस कार्ड निकालना है ब्लैक कलर का, तो ब्लैक कलर में जाओगे, ऐसे कार्ड जिसमें फेस नहीं, एक में गिन लो बस, एक ग्रुप में गिन लो उसको सर 4। 26 - 8. 26 - 8, 26 - 8/52, ये कर लेना तुम आराम से। तो ऐसे ही आई थिंक, अच्छा नेदर वाला भी करा ही देते हैं, पहुंचे गए तो। नेदर अ स्पेड नॉर अ जैक, ठीक है। ना स्पेड हो ना जैक हो, ठीक है। तो इसको चाहो तो तुम ये भी कर सकते हो कि एक ग्रुप में गए और ऐसे कार्ड नो, ना स्पेड है ना जैक है। अच्छा एक ग्रुप में नहीं जाना पड़ेगा, अच्छा हाँ ये बता देते हैं थोड़ा, पहले तो हम क्लीन करते हैं। समझ में आया तो बताओ, ये वाला क्वेश्चन आंसर बता लोगे? हम एक मिनट ऊपर करते हैं, तो तुम एक बार पढ़ लो, फिर तुम्हें बताओ कि आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन। इसको भी हम थोड़ा साफ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है एस, किंग, क्वीन, जैक, और यहाँ पे 10 9 से लेके 2 तक। अब ये बताओ, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 पे, हाँ क्वेश्चन नंबर नहीं 11 है, नीदर अ स्पेड नॉर अ जैक, ना स्पेड हो ना जैक हो, उसका मतलब समझ रहे हो कितने कार्ड होंगे? Yes.
बट तुम्हारी आवाज़ थोड़ी सी गूंज रही है। लिख दो, या तो चैट पे लिख दो कितना बता रहे हो, चैट खोल लेते हैं। सर 9/13। 9/30, 9/52 यस होगा ना? सर, काट दिया। क्या 9/13 है सर। अच्छा काट के बता रही हो, 9/13, ओके ओके ओके, ठीक, 13 सॉरी। चलो हम देख लेते हैं, टोटल बताओ पहले, वैसे बताओ सिंपली 52 नीचे लिखा है तो ऊपर क्या लिखा होगा? सर स्पेड पूरा हटा दिया और सब में से जैक को माइनस कर दिया। नहीं तो ऐसा ना करो, यही तो तुमने गड़बड़ कर दिया। देखो सबसे पहले हम स्पेड, देखो क्या करना है ना, तो वो नेदर स्पेड होना चाहिए, या हम ऐसे कर लेते हैं स्पेड भी, तो हाँ हम क्या बता रहे थे, देखो स्पेड भी नहीं होना चाहिए और जैक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? स्पेड भी ना हो, जैक भी ना हो। तो 52 कार्ड होते हैं, उसमें से पहले तो स्पेड हमने हटा दिए। स्पेड अगर हटा दिए, स्पेड 13 होते हैं, तो हमने 13 हटा दिए, तो हमें कार्ड मिले 42, 41 कार्ड मिले, नहीं सॉरी 50 में से 40, 39 कार्ड मिले, 39 कार्ड मिले हमें, ठीक है? ये 29 कार्ड क्या है जिसमें स्पेड नहीं है, ठीक है? अब अगर हम इसमें से 4 जैक हटा दें, देखो एक जैक इसमें होता है, एक जैक इसमें होता है, एक जैक इसमें होता है और एक जैक इसमें होता है, ऐसे होता है ना, 4 जैक होते हैं, पहला हाउस, दूसरा ये वाला हाउस, तीसरा ये वाला हाउस, तीसरा ये वाला हाउस, ठीक है? अगर इसमें डायरेक्टली हम 4 जैक हटा दें, तो ये जैक तो हम पहले हटा चुके थे ना स्पेड के साथ, ये बात समझ में आई? एक बार जब हमने सारे स्पेड हटाए, तो ये वाला जैक तो हमने हटा ही दिया था, तो जैक कितने बचे एक्चुअली में, जैक 4 तो ना बचे, जैक 3 बचे। अगर ये चीज़ तुमने अकाउंट में ली थी तो अच्छी बात है, अकाउंट में नहीं ली थी तो एक नंबर का जो है ये गलत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है? तो 39 में से 3 माइनस करना है, नॉट ना कि 4, ठीक है? तो ये 36 आ जाएगा। तो मतलब प्रॉबिलिटी जो आएगी 36/52 आएगी। अगर यही करी थी तो बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं करी थी वो ये जान लो भाई। जब ऐसा कुछ नैदर वाला क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आए या कोई भी एंड और वाला कोई भी क्वेश्चन आए, तो उसमें ये देख लेना कि दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं है। स्पेड अभी तक इतने क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें कुछ कॉमन नहीं था, लेकिन स्पेड और जैक में तो कॉमन है ना, स्पेड जब हम गिनते हैं तो उसमें जैक ही काउंट हो जाता है अपने आप ही। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी 36/52 आएगी, जिसको तुम अपने हिसाब से डिवाइड करके लिख लेना। वैसे एक हार्ट और रेड रेड वाला भी होगा। अगर हम रेड कलर के कार्ड काउंट करें, रेड कलर के कार्ड काउंट करें, तो 52 - 26 हो गया, ठीक है? मतलब 26 कार्ड। उसके बाद अगर हम किंग काउंट करने चलेंगे, तो 2 किंग तो हम यहाँ पे गिन चुके हैं ना, तो बचे खाली 2 किंग। तो उनको हटा के अगर हम कार्ड गिने तो 24 कार्ड होंगे टोटल, ठीक है? 4 हटाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है? ये याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। डाइस वाइस वाले क्वेश्चन तो नहीं, कहाँ गए यार, आ नहीं रहे। हाँ एक क्वेश्चन ये है भाई, two different coins are tossed simultaneously, find probability of getting 2 tails, 1 tail, no tail, almost 1 tail। दो कॉइन जब एक साथ टॉस किए जाते हैं, ये और ये वाले कॉइन, तो उनका जो सैंपल स्पेस बनता है वो होता है हेड हेड, दो एक साथ देखे, हेड टेल, दो एक साथ देखे, टेल हेड और टेल टेल, ठीक है? तो इस केस में अगर दो टेल आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब एग्जैक्टली 2 टेल कब आएंगे, एक ही केस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल जो बन जाएगी, या हम इसको बोल सकते हैं, हाँ 2 टेल की प्रोबेबिलिटी जो बन जाएगी वो 1/4 हो जाएगी। एक सेकंड रुकना जरा, ये वाला क्वेश्चन करो, तब तक हम आते हैं।
हाँ भाई ये क्वेश्चन हो गया वाला, समझ में आ जाएगा ना। ये 110 वाला जिसमें खाली एक टेल है ये वाला, तो 2/4 हो गया। नो टेल का मतलब कोई टेल नहीं है, तो ये एक हेड हेड वाला, एक यही केसेस में कोई टेल नहीं है, तो ये 1/4 हो गया, ये 1/4 हो गया, ये सॉरी 1/4 हो गया, ये 2/4 हो गया, और ये 1/4 हो गया था। एट मोस्ट वन टेल का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल इसमें है और इसमें भी। ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल मतलब 0 टेल भी हो सकती हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 हो जाएगी। ठीक है, एक हम डाइस वाला और करा दें, फिर ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी भाई। ठीक है, तो डाइस वाला जब भी तुम क्वेश्चन करोगे तो पहले तो तुम्हें क्वेश्चन जो दिया है उसमें सैंपल स्पेस ज़रूर बनाना है। ठीक है, सैंपल स्पेस बनाने का 1 मार्क्स है, जितना भी होता है उसका सम पोर्शन ऑफ मार्क्स जो है वो सैंपल स्पेस बनाने के होते हैं। तो कुछ मत करना, सैंपल स्पेस बना के, अरे यार इसको पूरा ही लिया यार, एक सेकेंड रुकना। सैंपल स्पेस बना दोगे तो काम जो है तुम्हारा वो आधा तो हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि डाइस जो है वो थ्रो किया गया है साइमल्टेनियसली, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अगर डाइस थ्रो किया गया सबसे पहले तो हमें सैंपल पेस बनाने पड़ेंगे, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। सैंपल स्पेस डाइस के हम ऐसे बनाते हैं 3 4 5 6। उसके बाद सैंपल स्पेस अंदर बनते हैं, ये 1 1 हो गया, ये 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, 1 5 हो गया, 1 6 हो गया। ये हो गया 2 1, ये हो गया 2 सॉरी ये हो गया 3 1, ये हो गया 4 1, ये हो गया 5 1, और ये हो गया 6 1। ठीक, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, पूरा पूरा लिखना है ये। ठीक है, या एक काम करते हैं, बनाना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है, फटाफट बना देते हैं। 2 2 हो गया, 2 3 हो गया, 2 4 हो गया, 2 5, 2 6, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6। वैसे ही 5 का 5 1, 5 2, 5 3, 5 4 और 5 5, 5 2, 3 4 5 और 5 6। वैसे ही 6 का भाई 6 1। काफ़ी लंबा काम है भाई ये। 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। बाप रे, लिख लिया। अब क्वेश्चन करने में आसानी होगी भाई। नंबर अ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस, 3 से बड़ा नंबर हर डाइस में। मतलब 3 से बड़ा नंबर यहाँ से देखो, पहले इस वाले पार्ट में देखो 3 से बड़ा नंबर यहाँ पे आ रहा है, लेकिन दोनों में चाहिए तो इसी पार्ट में नीचे चले गए। पहला ऐसा नंबर ऐसा डाइस जहाँ पे 3 से बड़ा नंबर आ रहा है वो ये है। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, वैसे ही नीचे के 3 में भी है और आखिरी के 3 में भी है। तो मतलब ये 3 मिलके 6 मिलके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टोटल हैं जिसमें ऐसा कंडीशन फॉलो हो रही है, और टोटल होते हैं 26। ना एक यूँ तो गिन लेना, 26 टोटल हैं। और ये जिसमें हमारा केस सेटिस्फाई हो रहा है 9 है, तो 9/36, सॉरी 9/36 हो गया। वैसे ऑड नंबर वाला डाइस क्या हो जाएगा, जिसमें दोनों नंबर ऑड हो। ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, फिर ये वाला, ये वाला, ये वाला, फिर 5 1 5 3 5 6 हो गया, 5 5 हो गया, सॉरी बस इतना ही है। तो ये भी 9 है भाई, तो ये भी 9/36 हो गया। ऐसे डाइस वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है लगभग। इसके क्वेश्चन लगा लेना, नहीं आए तो पूछ लेना। ठीक है, इसके बाद हम स्टैटिस्टिक स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, बड़ा आराम भरा चैप्टर है स्टैटिस्टिक, बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, आसान है। स्टैटिस्टिक के साथ वहाँ कोर्स भी पूरा हो जाएगा। कोई और चैप्टर बचा तो नहीं है भाई? बचा है तो बोल दो अभी। चलो भाई ठीक है, तो आज की क्लास अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो भाई फटाफट, नहीं तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। चलो वेरी गुड, नहीं डाउट है।
क्लास बंद करने जा रहे हैं भाई। सर सर हाँ बताओ। सर आपको सर कल फोटो भेजी थी, वो क्वेश्चन बता दीजिए। अच्छा ये कह रहे थे, चलो बता देते हैं भाई। कल फोटो तुमने भेजी थी व्हाट्सएप पे? जी सर, जी सर भेजी थी, आपने बोला था कि बता देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ याद आया। मैसेज हमने रीड कर लिया था, पता नहीं कहाँ पे होगा। क्या नंबर है तुम्हारा? सर सर श्रेष्ठ। आपको एक मैसेज टेक्स्ट। हाँ नाम सेव है, चलो मिल गया मिल गया मिल गया। कौन सा क्वेश्चन पूछे थे इसमें तुम भाई? क्वेश्चन नंबर 7वां। आंसर गलत आ रहा है, आंसर अलग आ रहा है। अच्छा पहले तुम बोर्ड पे ले आते हैं फटाफट इसको। ये हो गया, थोड़ा डल सा है, पढ़ के बता देते हैं। द 10 सिलेंड्रिकल पिलर, 10 सिलेंडर हैं जो कि 10 हैं, ठीक है। ऑफ अ बिल्डिंग हैज़ टू बी पेंटेड, अच्छा पेंट करना है तो सरफेस एरिया कुछ काम होगा। इफ़ द डायमीटर ऑफ पिलर, पिलर की डायमीटर दिए मतलब रेडियस पता है, डायमीटर दिए 50 सेंटीमीटर तो रेडियस हो गई 25 सेंटीमीटर मान लिया भाई। एंड द हाइट ऑफ 4 मीटर, हाइट जो है वो 4 मीटर है। तो ये तो ऐसे लिख दिया हमने, सेंटीमीटर और मीटर का अंतर समझ लेना, चेंज कर लेना। तो ये 4000 सेंटीमीटर है। देख लेते हैं बाकी, सॉरी 400 सेंटीमीटर होगा भी यार, 400 सेंटीमीटर होगा। तो लिखा क्या है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दीज एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, फॉर अ बिल्डिंग हैव टू बी पेंटेड सिलेंड्रिकल पिलर, पिलर है तो अगर पिलर पेंट करना है तो ऑफ अ बिल्डिंग हैज टू बी पेंटेड। तो एक काम करते हैं, तो टी से ही निकालते हैं। सिलेंड्रिकल पिलर है वाला आंसर कैसे आया था तुम्हारा? 91 वाला, वो 31 वाला जो बता रहे हो कैसे आया था? टी से निकाला था या सी से निकाला था? हाँ आयुष का नहीं आ रहा है सर, आंसर उसका अलग आ रहा है। उसका अलग आ रहा है। चलो हम भी सॉल्व करके देख लेते हैं, तो हो सकता है इसमें वही चीज़ गलती हो। तो अगर पिलर पेंट करने ऑफ अ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के पिलर पेंट करने हैं मतलब टी से नहीं निकालना है, बिल्डिंग के पिलर पेंट करने मतलब ऊपर और नीचे से बंद होगा वो, ठीक है। तो सी से निकालना है इसमें मतलब 2 π r h निकालना है इसमें, मतलब कि 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है। तो मतलब हम सारा एक साथ लिख लेते हैं, तो कैलकुलेटर पे करके बता देंगे भाई। 3.14 इंटू रेडियस कितनी है भाई, 25 सेंटीमीटर में है, इंटू हाइट जो है 400 सेंटीमीटर में, ही 100 लिखा है भाई, 416 में लिखा है। और अच्छा मीटर स्क्वायर में, तो जो प्राइस दिया वो मीटर स्क्वायर में है। तो एक काम करते हैं, इस सेंटीमीटर में चेंज करने के बजाय मीटर में चेंज कर दे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो इसको अगर मीटर में चेंज करोगे तो ये 0.25 मीटर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो अब जो है ये भी वैल्यू अपडेट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 0.25 और यहाँ पे लिख देंगे 4, जो कि हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब लिखा है कि, अब लिखा है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो है वो 50 पैसा लेता है वो, ठीक है। तो इतने का कितना पैसा लेगा, ठीक है। तो x लिख लेते हैं, x मीटर स्क्वायर का जो पैसा लेगा, ठीक है, वो हो जाएगा 50 अपॉन 1 मीटर स्क्वायर इंटू एक्स मीटर स्क्वायर। एक्स हम इस चीज़ को कह रहे हैं, एक्स हम इस चीज़ को कह रहे हैं, तो ये एक्स मीटर स्क्वायर हो गया। मीटर स्क्वायर कट जाएगा, आंसर की यूनिट तो पैसा होगी। अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई करके, तो 50 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 0.25 इंटू 4, ठीक है। 50 इंटू 2 हो गया 100, 3.14 और 0.25 इंटू 4 जो होता है वो 1 हो जाता है, ठीक है। 25 इंटू 4 जो होता है 100 होता है, इसलिए 0.25 इंटू 4 जो है 1 हो गया। तो ये तो सीधे सीधे 314 आ जा रहा है पैसा। 314 पैसा मान लो या
₹3.14 मान लो। काफ़ी कम नहीं आ रहा, ऐसे ही आ रहा है क्या? कितना आ रहा था तुम लोग का? नहीं, सर आंसर कितना आ रहा था? सर 31.40 लिखा हुआ है 31.40। बुक में, और वो आयुष का आंसर आ रहा था 33.40, उसका आंसर आ रहा नहीं, था। आंसर तो सही आ रहा है हमारा, देखो 31.40 लिखा था ना, तो हम आंसर तक पहुंच गए हैं। लेकिन हमने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक ऐसी करी है कि हमारे जो पॉइंट है वो आगे पीछे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये 100 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 314 हो जाएगा। ये 314 आ रहा है पैसे में। और आंसर किस में लिखा था? पैसे में लिखा था, रुपए में लिखा था, कुछ पता है? पैसे में लिखा था या रुपए में लिखा था, कुछ पता है? सर वो रुपए में लिखा था। रुपए में लिखा था, तो कहीं कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है भाई? पैसा 314 पैसा जो है कहाँ? अच्छा, 10 सिलेंडर थे ना, हाँ ये देखो यहाँ गलती हुई है। तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना था, 10 सिलेंडर थे, मतलब यहाँ पे इंटू 10 करना था, यहाँ पे भी इंटू 10 करना था। आ गया आंसर, देखो यहाँ पे भी इंटू 10 करना है। कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है भाई उसकी, या उसने टोटल सरफेस एरिया नहीं, टी से तो और ज़्यादा आता, तो कैलकुलेशन मिस्टेक ही हुई है उसकी। ये दिखा देना उसको, यस वीडियो में अपलोड कर देंगे सर, भाई। छोटा कर दीजिए। छोटा कर दें, एक सेकंड रुको ज़रा, इसको हम पूरा कर दें। तो ये जो हो गया 3140 हो गया पैसे में, जो कि हो जाएगा 31.40 रुपए में। ठीक है, हम छोटा कर देते हैं भाई। कहाँ चले गए आयुष? नेटवर्क खत्म हो गया क्या उनका? यस सर, नेट खत्म हो गया। चलो भाई ठीक है। सर कर ली, थैंक यू सर। चलो ठीक है, फिर क्लास ओवर करते हैं यहीं पे।